सतत आवेश वितरण। अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा भूमिका समझिए। और भूमिका ये है इसका कि आप जितने भी नियम पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं? बिंदु आवेश के लिए। कैसे आवेश के लिए? बिंदु। और बिंदु आवेश का मतलब कि कूलाम का नियम भी लगेगा किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। स्थिर बिंदु आवेश के लिए आवेश स्थिर होना चाहिए। समस्या ये है, क्या आवेश हर जगह स्थिर ही रहता है? अच्छा चलिए स्थिर वाले को छोड़ देते हैं। क्या आवेश हमेशा बिंदु ही रहता है? डेली लाइफ में जो आवेश होता है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा धातु हो गया। क्या हो गया? धातु। ये दीवार जिससे बोर्ड लगा हुआ है, और इस पूरे धातु को हम चार्ज दे दिए। कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये सब भी बता चुका हूं मैं ना। किसी को कैसे आवेशित किया जाता है ना, कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। एनसीईआरटी का उदाहरण याद करो, सब कुछ समझाया था। अब सपोज करो कि इस पूरे दीवार पे ऐसे चार्ज क्या हो गया? फैल गया। ठीक। और जब चार्ज फैल गया, अब इस चार्ज की वजह से, इस पूरे दीवार की वजह से अगर मुझे जस्ट पास में ही किसी परीक्षण आवेश पे बल निकालना हो, क्या निकालना हो? बल। तो कूलाम के नियम से तो आप नहीं कर सकते। Q1 Q2 बटे R² नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस दीवार पे जो पूरा का पूरा आवेश है वो बिंदु आवेश नहीं है। और जब बिंदु आवेश नहीं है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो कूलाम का नियम कैसे लगता है? बिंदु आवेश के लिए लगता है। समस्या ये है कि इस पूरे दीवार पर अगर हम आवेश दे दें तो क्या इसके पास, मान लो जैसे मेरा यहाँ पे जहाँ क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, यही इसी को मान लो परीक्षण आवेश है, और ये पूरा का पूरा दीवार क्या है? प्लस आवेशित है। तो प्लस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश यानी इस कैमरे को Q0 मान लो, तो क्या इसके ऊपर बल नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। प्रतिकर्षण तो लगना ही लगना है। परंतु कूलाम का नियम किसके लिए लगता है? बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो फिर इस पूरे दीवार के कारण इस पे बल कैसे निकालेंगे? इस पूरे दीवार के कारण इस कैमरे के पास क्षेत्र कैसे निकालेंगे? ये समस्या है कि नहीं? अब समझ में आया? बात समझ में आया? तो इसलिए एक टॉपिक आप पहले पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? एक टॉपिक। आज समझेंगे आवेश वितरण, यानी आवेश का वितरण कितने प्रकार से हो सकता है। फिर आवेश वितरण समझने के बाद तब आप चालू करेंगे कि अगर ऐसा आवेश वितरण होगा तो कैसे बल और क्षेत्र निकालेंगे। ऐसा आवेश वितरण होगा, 3 तरह का आवेश वितरण आज आपको समझाएंगे। एक रैखिक, लीनियर इसे कहते हैं, एक क्षेत्रीय जिसे सरफेस कहा जाता है, और एक आयतनात्मक जिसे वॉल्यूमेट्रिक कहा जाता है। अब ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले मान लो इस पूरे दीवार को देंगे हम आवेश, तो क्या होगा? ये पूरे दीवार पे फैलेगा कि नहीं? पूरे दीवार पे फैल जाएगा। अगर दीवार चालक है, चालक मानो इस चीज़ को, तो ऐसे कंडीशन में आवेश पूरे क्षेत्रफल में फैलाना, इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय। और जब आप क्षेत्रीय लोगे तो उस चालक की मोटाई नगण्य होनी चाहिए। अगर चालक की मोटाई नगण्य है तो यानी सिर्फ वो क्या है? एकदम क्षेत्रफल है। जैसे आयत का क्षेत्रफल, वही आयत 1 पेज 2 पेज 3 पेज पूरी कॉपी हो गई तो इसका नाम घनाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? घनाभ। तो आप ऐसे समझिए, कागज की तरह पतला एक पत्ती लें मेटल का, और उसे आवेश अगर दे देंगे तो उसके पूरे सरफेस पे क्या होगा? फैलेगा वो। और जब फैलेगा तो इसे कहेंगे क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। अच्छा ये मार्कर है, इस मार्कर, ये भी मोटा है, बेलन है तभी ये, परंतु एक पतली लाइन की कल्पना करिए जैसे झाड़ू की सीख होती है। अगर उस झाड़ी को सीख को हम आवेश दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आवेश पूरे लंबाई में फैलेगा कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। और कहीं मार्कर को ही दे दो तो इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है। इसमें जो पूरा का पूरा आवेश फैलेगा उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय आयतनात्मक आवेश वितरण। तो आवेश वितरण कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। एक रेखीय, एक क्षेत्रीय और एक आयतनात्मक। समझ में आ गया? नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर। रेखीय वाले में क्या होगा? एक ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीमा हो। मान लीजिए कुछ राइटर ऐसे लिख देते हैं कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो। ठीक है। अच्छा जैसे ये मेरी क्या है? लंबाई है, और अगर मैं लेट गया तो उसी चीज़ को क्या कर दोगे? चौड़ाई।
ना, वो डिपेंड करता है, कोई लंबाई कोई चौड़ाई, वो आमने सामने देखने का नज़रिया होता है। इस वजह से आप कहिए कि ऐसा चालक जिसमें एक ही बीमा हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई का लो, चाहे मोटाई का लो, बाकी दो बीमाएं क्या हो, न हो, उसमें जो आवेश दिया जाएगा उसे रेखीय आवेश कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और ऐसा चालक जिसमें दो बीमा हो, चाहे लंबाई चौड़ाई, चाहे चौड़ाई ऊंचाई, चाहे ऊंचाई लंबाई, बाकी एक बीमा न हो, तो उसे उसमें जो होगा उसे सरफेस क्या कहेंगे, सरफेस। और अगर लंबाई चौड़ाई मतलब तीनों बीमा उस चालक में है, उसमें जो आवेश फैलेगा उसे क्या कहेंगे, आयतनात्मक। क्लियर? तो आवेश वितरण कितने हो गए, 3। देखो ये एग्जाम में आता नहीं है, ये लिखने के लिए नहीं आएगा आवेश वितरण कितने हो गए, इस वजह से इससे बोल करके कुछ नोट्स हम नहीं देने वाले हैं, बस आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, उसे समझिए। आवेश का सतत वितरण मतलब कॉन्टिन्यूअस, क्या इसे बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। यहाँ आवेशों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आवेशों का, एक थोड़ी नहीं फैलेगा, कई फैलेंगे ना। अब देखो तो कितने तरह के इसके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, वितरण हो गए, बताइए, 3। कौन कौन सा, एक रैखिक या रेखीय कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय, जिसे क्या कहते हैं, लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर। एक अपना लिख लेना, रेखीय आवेश, पूरा लिख लेना आप लोग, रेखीय आवेश वितरण। फिर दूसरा क्या है, क्षेत्रीय, उसको क्या कहेंगे, सरफेस, क्या कहेंगे, सरफेस। और तीसरा क्या है बताइए, आयतनात्मक, क्या होता है, आयतनात्मक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक, क्या कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब चलो तीनों का फिगर देखो। मान लो इसकी लंबाई यल है, यहाँ 1 मिनट सब लोग मत लिखिए अभी, पहले समझिए। मान लो इसकी लंबाई कितनी है, यल है, अभी आप एक कुछ भी मत लिखिए, पहले समझिए। इसकी लंबाई यल हो गई और इसे क्यू कूलम आवेश हम लोग दे दिए, चाहे जैसे बैटरी से जोड़ करके या जिस भी तरीके से क्यू कूलम आवेश इसके पूरे सरफेस पे ऐसे दे दिए। तो आवेश की एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी ये होती है कि ये पूरे सरफेस पे एक समान रूप से फैलता है, कहीं भी पार्शियलिटी नहीं करता है। पार्शियलिटी मतलब भेदभाव कहीं नहीं करता कि कहीं ज़्यादा कलेक्ट हो जाए कहीं कम। एक कंडीशन है कि जो सरफेस है, जो चालक है, वो भी एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा चालक है कहीं पतला चालक है तो मामला फंस जाएगा। मोटे चालक और पतले चालक के कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक मैं रॉड ले लिया, जैसे यही ले रहा था ना, अगर मैं एक पेंसिल की नोक की तरह कोई कंडक्टर बनाऊं ऐसे ना, आया नहीं समझ में, तो ऐसे कंडीशन में चार्ज जरूर प्रत्येक जगह फैलेगा एक समान रूप से, परंतु यहाँ पे आवेश का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया क्या है, कम है, तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, आईफल टावर हो गया, वहाँ जब एकदम आप ऊपर चलते हो ना तो देखोगे एक राड जैसा निकला रहता है। जो भी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनमें ऐसे बेस अर्थ से एक राड ऐसे जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, और वो किसके अंदर रहता है जानते हैं, प्लास्टिक, उसे प्लास्टिक के अंदर रखते हैं। मतलब जैसे भी 1 इंची 2 इंची वाली पाइप देखे नहीं, वो प्लम्बरिंग वाली जो आती है पाइप, वो उसी में सरिया डालेंगे अर्थ में, उसके बॉटम से ही डालेंगे और उस पाइप को ऐसे ले करके सीधे कहाँ आएंगे, उसे ऊपर तक आएंगे और लास्ट में बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले छत पर उसे ला करके ऐसे, जिसे आप कुछ भी कर लो, ऐसे नुकीला कर देते हैं। क्या होता है, जो लाइटनिंग ऑफ लाइट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है ना तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आवेश घनत्व ज़्यादा है, अब क्या होगा, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है तो जब आवेश का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब बादल टकराएंगे जिस समय चार्ज बनते हैं घर्षण की वजह से, वैसे उनके अंदर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलने की डेंसिटी वो होगी, टेंडेंसी हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, ऊपर हाई और नीचे लो।
अच्छा, उसकी टेंडेंसी क्या है? अर्थ में जाने का है। कहाँ जाने का? अर्थ में जाने का है। अब अर्थ में जाने का, मान लो उस बिल्डिंग के ऊपर क्या हुआ? लाइटेनिंग हुआ, और वहाँ के जो चार्जेज हैं किधर फ्लो कर दिए? बिल्डिंग की तरफ। घर पे कभी चिर्री नहीं गिर जाता, जैसे चिर्री कहते हैं उस चीज़ को। तो बना करके जो इंजीनियर क्या रखते हैं कि मान लीजिए जब भी वो आवेश चलेगा तो उसकी टेंडेंसी किधर होगी चलने की? बिल्डिंग की तरफ, यानी अर्थ की तरफ। वो बिल्डिंग देख के नहीं जा रहा, वो अर्थ की तरफ जा रहा है। और वहीं पर वो नुकीला छत के ऊपर एक दो ठो क्या निकाल दिए हैं ऐसे ये, तो वो जो लाइटेनिंग होती है ये नुकीले वाले भाग की तरफ टेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे शॉर्टकट रास्ता मिल गया। क्या उस चार्ज को मिल गया? शॉर्टकट रास्ता। और इसी वजह से यहाँ से ऐसे हो करके, और मैं क्या बताया था किस में रखा जाता है? पाइप के अंदर। नहीं पता चली कि क्या हो गया? बढ़िया एकदम आकर्षित करके पिलर वाले घर में हो, बढ़िया छत वत में रॉड पड़ा हुआ है और पाइप नहीं डाले हो, तो पूरे घर में बढ़िया बिजली दौड़ेगी। मगर उसे क्या करते हैं? पाइप में डाल देते हैं तो इंसुलेटर हो गया, कुछ अलग हो गया, तो वो सीधे कहाँ जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और बिल्डिंग मतलब हैरेसमेंट होने से, खराब होने से बच जाएगी। समझ में आया? तो ये थोड़ी सी आवेशों के वितरण की क्वालिटी है। अगर इसका एरिया प्रत्येक जगह एक समान है तो कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, प्रत्येक जगह आवेश एक समान से फैलेगा। परंतु इसकी डिजाइन अगर मैं कहीं ऐसे कर दूं तो मामला फंस गया। यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। कहीं न कहीं बर्नौली का नियम, जहाँ एरिया कम वहाँ दबाव ज़्यादा। आ रहा है नहीं समझ में कुछ? इसीलिए मैं वेंचुरी मीटर जैसा बना भी दिया कि कुछ याद आ जाए तुम लोगों को। अभी मत कह देना कि बर्नौली की प्रमेय से नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा सा बात आ गया तो मैं बोल दिया। चलो अब यहाँ देखो, पूरी लंबाई पे क्यू कूलाम आवेश फैला है, तो यहाँ पर एक टर्म निकाला जाता है जो फिजिक्स में आएगा, जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से किससे शो करते हैं? ये होता है कुल आवेश तथा चालक की लंबाई। क्या होता है? कुल आवेश तथा चालक की लंबाई। तिरिया गुणा कर लो तो कुल आवेश, लैम्डा एल आ गया, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूं कुल आवेश बटे लंबाई। अच्छा, इस चीज को देख करके और लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये हो क्या रहा है? देखो, आवेश घनत्व क्या बताता है? प्रति एकांक लंबाई में आवेश। आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश। जब तुमको प्रति एकांक पर यूनिट लेंथ में चार्ज की वैल्यू पता हो गई कि प्रति एकांक लंबाई में कितने आवेश हैं, तो क्या करोगे? तुम चालक की लंबाई बता दो, उसी में गुणा कर देंगे, पूरा कितना चार्ज होगा पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? इसीलिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व बताते हैं। अभी इसकी ज़रूरत क्या, अभी मैं समझाता हूँ कुछ टाइम बाद। देखो, जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये पूरा का पूरा दीवार आवेशित हो जाए तो इस दीवार के कारण इस मोबाइल कैमरे पर क्षेत्र कैसे जनरेट होगा या बल कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है, तो बिंदु आवेश के लिए ये दीवार तो बहुत बड़ा है, इस दीवार का बहुत छोटा सा खंड लोगे, और जब बहुत छोटा सा खंड लोगे तो छोटे से खंड में पूरे दीवार का तुम्हें आवेश पता है, छोटे से खंड का आवेश पता है क्या? नहीं पता है। तो परंतु तुम क्या निकालोगे? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बता देगा कि छोटे से भाग में कितना आवेश है। जब इसका छोटा सा भाग ले लोगे तो बिंदु आवेश हो जाएगा, और उस बिंदु आवेश के कारण कूलाम का नियम लगा करके निकाल लोगे, और फिर समाकलन कर दोगे, पूरे दीवार के कारण आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आया ना तरीका क्या अपनाए ये लोग? बिंदु आवेश को बनाने का तरीका है आवेश घनत्व निकालना। क्या निकालना? जब मुझे इसका घनत्व पता चल जाएगा, जैसे ये दीवार है तो मुझे क्या निकालना होगा? दीवार पे आवेश फैला है तो क्या निकालोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है। क्या निकालोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है निकाल लोगे। अब इसका छोटा सा खंड लोगे दीवार का, तो उसी में अपने घनत्व से गुणा कर दोगे तो इतने में कितना होगा पता चल जाएगा। फिर उस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे निकाल करके समाकलन, अभी कैसे समाकलन वगैरह होगा मैं बताता हूँ, ठीक है? मगर अब आइडिया समझ में आ गया कि नहीं? यानी अब क्यों पढ़ रहे हो आवेश वितरण? ताकि बहुत बड़े लंबे चौड़े भाग को बिंदु आवेश बनाया जा सके, और जब बना करके छोटे से खंड के कारण निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन करके पूरे खंड का आ जाएगा। आगे बढ़े कि पहले एक बार दो बार और बोलें इसी को? एक दो बार और बोलिए। यहाँ बरदुआरे कथा बोलत रहा सर जी ना, आराम से बोल रहे हैं। एक बार और सुन लो।
कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए है। जब बहुत बड़ा दीवार या चार्ज ले लेंगे तो बिंदु आवेश नहीं रहेगा। उसे बिंदु आवेश कैसे बनाएंगे? जब उसका छोटा सा खंड लेंगे। समस्या ये है कि मुझे पूरे दीवार पर कितना आवेश है ये पता है, छोटे खंड का आवेश नहीं पता है। तो इसका आवेश घनत्व निकालेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई लंबाई या प्रति एकांक आयतन का पता चल जाएगा। फिर उस छोटे से खंड का जो भी एरिया रहेगा गुणा कर देंगे, उसमें कितना आवेश है पता चल जाएगा। फिर कूलाम के नियम से काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, रेखीय आवेश घनत्व समझ में आ गया। अब क्षेत्रीय में क्या हो जाएगा बताओ? क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, किससे शो किया जाता है? सिग्मा से, और वो होता है क्यू बाई एरिया। क्यू बाई एरिया यानी क्षेत्रफल, यानी कुल आवेश बटे क्या लिखेंगे? कुल क्षेत्रफल। इसका गुणा कर लो, सिग्मा ए बराबर क्यू हो गया कि नहीं? ये आपका क्या हो गया? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। यहां लिखेंगे जहां सिग्मा क्या है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। क्लियर? अच्छा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आयतनात्मक में तो खुद से अब बोलो, आयतनात्मक को रो से शो करते हैं। किससे? रो से। और ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई बी, मतलब कुल आवेश बटे आयतन। फिर यहाँ से त्रिज्या गुणा करो, रो बी बराबर क्यू, मतलब एकांक आयतन का आवेश पता है, आयतन से गुणा कर देंगे, पूरा आवेश आ जाएगा। यूज क्या है? बोर्ड में मानी 12 में आप दो चीज़ आपसे मुलाकात होगी, एक लैम्डा से और एक सिग्मा से। इससे मुलाकात नहीं होगी कक्षा 12 में। खैर, पढ़ने के लिए पढ़ लो। आया? और एनसीईआरटी की लेकर कर चलें तो सिर्फ लैम्डा से, वो भी तरह तरह का कंडीशन नहीं दिया है तो आपको हर टाइप में बता दूंगा, फार्मूला सबका लिखवा दूंगा कैसे बल क्षेत्र निकलता है। बाकी डेरिवेशन जब आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, आवेश वितरण समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया? सबसे पहला खुद से जवाब, आवेश वितरण सर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्यों आवेश वितरण स्टार्ट हो गया? पढ़ते पढ़ते विद्युत पढ़े, पहले आवेश पढ़े, आवेश से पहले उसका इतिहास पढ़े, फिर आवेश पढ़े, आवेश का प्रकार पढ़े, आवेश कैसे उत्पन्न होगा ये पढ़े, फिर आवेश का गुण पढ़े ना। फिर गुण पढ़ने के बाद फिर किस पे आ गए? बल, कूलाम का नियम। बल पढ़ने के बाद उसका सदिश रूप पढ़ डाले। सदिश रूप पढ़ने के बाद क्या पढ़ना चालू करे? क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। क्यों क्षेत्र पढ़े? फिर उसके बाद जब क्षेत्र वगैरह पढ़ करके हम लोग क्या हो गए? खाली हो गए। सब कुछ बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र पढ़ लिए, एक बिंदु दो बिंदु आवेशों के बीच बल पढ़ लिए। तब से अचानक से बुक में टॉपिक आ गया आवेश वितरण। क्यों आवेश वितरण बुक में आ गया? क्योंकि एक समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है? कि हर जगह बिंदु आवेश आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लंबे चौड़े भाग में आवेश का वितरण मिल रहा है। तो उस लंबे चौड़े भाग को बिंदु आवेश कैसे बनाया जाए? बिंदु आवेश बनाने के लिए क्या बताया गया? आवेश वितरण। कितने प्रकार से आवेश वितरण होगा? 3। क्योंकि अभी तक प्रकृति में 11 बीमाएँ हैं, मगर जो हम लोग जिसमें रहते हैं वो 3 ही बीमा है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और एक समय है। 11 बीमाएँ, मैं क्या बोल दिया फालतू चीज़। चलो 4 ही जानो, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और समय। कितनी बीमाएँ हैं? 4। जिसमें से तो आज जब 4 ही बीमा हमारे आसपास है, जिसमें से एक समय है जो कि नियत नहीं है। समय नियत है क्या? वो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। मास बीमा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान कौन सी बीमा हो गई? अरे भाई, हे भगवान, अब बताना पड़ेगा बीमा किसे कहते हैं। वो बीमा मैं नहीं बता रहा हूँ, डायमेंशंस बोल रहा हूँ कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, या तो उसमें लंबाई होगी, या तो चौड़ाई होगी, या तो मोटाई होगी, और लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के साथ उसमें समय जुड़ा है। इस समय पे इतनी लंबाई, इस समय पे इतनी चौड़ाई, इस समय पे इतनी मोटाई, बस वो बीमा। ML2T-2 वो नहीं मैं कर रहा हूँ। चलो क्लियर? तो आवेश वितरण कैसे पढ़े? तो हमारे आसपास कितनी बीमाएँ हैं? 3। तो आवेश वितरण जब भी आवेश क्रिएट होगा तो 3 ही जगह होगा, या तो लंबाई में, या तो क्षेत्रफल में, या तो आयतन में। तो लंबाई में जब होगा तो इसे रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल में होगा तो इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व, या क्षेत्रीय को ही क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और या आयतन में होगा तो इसे क्या कहेंगे? आयतनात्मक आवेश घनत्व।
सर जी घनत्व तो कैसे निकालेंगे? बस क्या याद करोगे? कुल आवेश बटे बीमा। अगर रेखीय है तो कुल आवेश बटे लंबाई, क्षेत्रीय है तो कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, और अगर आयतन है तो कुल आवेश बटे आयतन। मात्रक उसका चिन्ह याद कर लो, इसके लिए मैं ट्रिक नहीं बता सकता हूँ। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व का? लैम्डा, क्षेत्रीय का सिग्मा और आयतनात्मक का रो। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। मात्रक बोलो जल्दी से, मात्रक बोलो। इसका मात्रक कूलाम मीटर ना जी, कूलाम प्रति मीटर। मैं कहाँ लिखूं? ऐसे लिख दूं नीचे। मात्रक इसका क्या होगा? देखो C मीटर पावर -1, क्लियर। इसका कूलाम बटे कूलाम मीटर पावर -2, समझ में आ रहा है ना? इसका कूलाम मीटर पावर -3, क्योंकि आयतन का बीमा क्या होता है? क्यूब होता है। ये टॉपिक समझ में आ गया? ये टॉपिक आपको लिखवाया नहीं जाएगा। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में न तो कभी आया है न तो आएगा। बस क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि जब किसी बड़े लंबे भाग को कैसे बिंदु आवेश बनाया जाएगा उसके आइडिया के लिए। बस अब समझ में आ गया? कर लो, टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आएगा। आवेश वितरण में बल तथा क्षेत्र ज्ञात करना। अब आप असली फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, डेली लाइफ से चीजें। क्यों? दीवार अगर आवेशित है, यही होगा ना, कोई राड आवेशित है, तब ऐसे कंडीशन में बल और क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारे आसपास चीजें मिलती हैं। ये नहीं जो कूलाम बिंदु वाला है कॉन्सेप्ट, वो बड़ा कठिन काम है। बिंदु आवेश हम कहाँ खोजेंगे? तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बता दें, रेखी का। कहाँ रख दिए कपड़ा यार? सबसे पहले किसका पढ़ोगे? हाँ, तो पहला हेडिंग डाल लो। हाँ, रेखीय आवेश वितरण में बल तथा क्षेत्र ज्ञात करना। पहला क्या लिखेंगे? रेखीय आवेश वितरण में बल तथा क्षेत्र ज्ञात करना। बात नहीं, रेखी में मैं क्यों राड बना दिया? रेखीय आवेश वितरण, यहाँ देखो, जैसे ये आपका चालक तार है, बात मत करिए, पीछे वाले भन बनाइए मत। देखो मजा नहीं देता यार, क्लास में तुम लोग इतने बड़े हो और तुम लोग बच्चों वाली हरकत करते हो। आराम से देखो, यहाँ पे न समझ में आए पूछो, शांति से देखो, की गारंटी है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूछ लिए तो मेरा पढ़ाना बेकार। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो मेरा पढ़ाना क्या है? बेकार है, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। चलिए, अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर इधर ये प्लस चार्ज है, क्लियर, पूरी इसकी लंबाई कितनी है? यल है। आवेश क्या है? क्यू है। तो चलो आवेश घनत्व अभी मैं बताया, Q/L ना, लैम्डा इक्वल टू क्या है? Q/L है। अब ये बताओ, यहां पर मैं एक पॉइंट रख लिया और जिस पर क्या है? परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। यही तो चाह रहे हैं ना, आवेश वितरण के कारण इस पर बल और क्षेत्र। तो समस्या ये है कि पूरे के कारण तो बता नहीं सकते हैं। कूलाम का नियम छोटे के लिए लगता है, अल्प के लिए लगता है, बिंदु के लिए लगता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से मान लो इसकी दूरी कितनी है? R है, जो हमेशा से मानते चले आए हो, और इसका छोटा सा खंड लो, जिसे नॉर्मली भाषा में, फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है DQ। क्या बोला जाता है? अब भाई आवेश है तो DQ और लंबाई है तो DL, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? बोलो, DL, छोटा सा खंड, और आवेश कितना है? DQ है। क्लियर? आवेश क्या है? DQ है। तो चलो, इतने भाग में मान लिया कितना आवेश है? DQ है। कितना आवेश है? इसकी लंबाई कितनी है? DL। चलो रेखीय आवेश घनत्व से देखें, लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई होता है। ये गलती कभी मत करना कि लैम्डा के साथ जब छोटा वाला निकाल रहे हो तो D लैम्डा लिख दो, कुछ लड़के लिख देते हैं।
घनत्व हमेशा घनत्व होता है, चाहे छोटे लंबाई का निकालो चाहे बड़े लंबाई का, उसमें डी नहीं लगता। हाँ इसमें लगेगा, छोटी सी लंबाई डी क्यू है और लंबाई क्या है डी एल है। तो बताओ डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी एल आई कि नहीं, बोलो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डी एल। अब ये डी क्यू और क्यू नाट के बीच जो लगने वाला बल होगा, बल एफ क्यू नाट, किस पर, क्यू नाट पर बल, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 की जगह पे क्या आवेश है डी क्यू, बोलो Q2, Q2 की जगह पे क्या है, बीच की दूरी, ये छोटे से खंड के कारण आ गया। बस अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन, कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर इसे मूल बिंदु मान लें तो ये माइनस एल होगा और ये क्या होगा प्लस एल होगा। वो बाद की चीज़ें हैं, आप समाकलन कर लो। अगर आपका विचार ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस समाकलन लिख दो। ये छोटे से खंड के कारण बल है तो इसे हम एफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी एफ क्यू नाट, क्या लिखेंगे डी एफ, छोटे से खंड के कारण। तो पूरे इस खंड के कारण क्या हो जाएगा, समाकलन माइनस एल से लेके कहाँ तक, प्लस एल तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अगर आप समझ रहे हैं तो डी क्यू की वैल्यू में क्या लिखूंगा, लैम्डा डी एल, क्या लिखूंगा, बोलो लैम्डा डी एल, और फिर ये क्या है क्यू नाट और अपान में क्या इसमें नियत है बताओ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत है, दूरी नियत है, क्यू नाट नियत है, लैम्डा नियत है, क्या बदल रहा है लंबाई। तो यानी सब कुछ क्या हो गया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा क्यू नाट बटे आर स्क्वायर समाकलन माइनस एल से एल डी एल आप कर लेंगे। पूरे इस चालक तार के कारण यहाँ कितना बल लगेगा पता चल जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है, जब बल पता चल गया तो क्षेत्र तो मिनटों में आएगा। क्यों, क्योंकि एफ अपान में क्या होगा क्यू नाट, ई बराबर कल विद्युत क्षेत्र एफ बाई क्यू नाट। एफ पता है ना, क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार डायरेक्ट देखो क्या गधों की तरह लिख रहे हो, ये बताओ एफ की वैल्यू ये है, क्यू नाट से भाग करोगे क्यू नाट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, डायरेक्ट लिखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर स्क्वायर माइनस एल से। अब देखो क्षेत्र और बल आ गया कि नहीं, किसके कारण है, रेखीय आवेश वितरण के कारण। ऐसे ही बल तथा क्षेत्र की गणना होगा किसके कारण, अब चलो अब क्षेत्रीय वाला मैं लिखूं, इसे देखते जाओ, बस वही है, बस यहाँ क्या हो जाएगा dA और फिर क्या हो जाएगा dV, लिमिट चेंज होगा, माइनस एल से एल है तो माइनस ए से ए, माइनस बी से बी। समझ में आ गया ना, क्लियर, बस फिगर चेंज होता चला जाएगा। समझ में आ गया, अब यही कर लो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स अब पढ़ने योग्य हो गए बिल्कुल।